नमस्कार बच्चों। हम समास का विषय कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज अभ्यास हेतु मैं उसको सरल और संक्षिप्त रूप में आपको समझाने का पुनः प्रयास कर रही हूँ। समास दो या अधिक शब्दों के मेल से बना नया शब्द समास कहलाता है। समास बनने पर अर्थ में नवीनता आ जाती है। जैसे गंगा, गंगा एक नदी का नाम है और जल पानी को कहते हैं, लेकिन जब इन दोनों पदों को मिलाकर नया पद बनता है गंगा जल, तो हमेशा हमारे दिमाग में एक पवित्र जल का रूप सामने आता है, जिसका प्रयोग हम धार्मिक कृत्यों में करते हैं। इसके 6 भेद होते हैं, जैसे अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। आइए देखें अव्ययी समास। इसके हम छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। इसमें पहला पद यानी 2 पदों से बनता है ना, तो पहला पद प्रधान होता है। पहले पद से ही अर्थ का बोध होता है। पहला पद अव्यय या अविकारी होता है, यानी उसे कभी बदला नहीं जा सकता। और संपूर्ण पद मिलने के बाद जो नया समास बनता है वो क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण होता है। कभी कभी एक ही पद का प्रयोग 2 बार किया जाता है। अब ये देखिए इसका उदाहरण, जैसे प्रति वर्ष, यथा मति, आ समुद्र, साफ साफ। अब देखिए साफ साफ में एक ही पद का प्रयोग 2 बार है, इसलिए। और प्रति, यथा और आ ये अव्ययी शब्द हैं, ये बदलते नहीं हैं। यथा संभव, यथा मति, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, प्रत्यक्ष। तो इस तरह और इससे ही हम अर्थ निकालते हैं। मेला प्रति वर्ष लगता है, तो प्रति के आधार पर आपने अर्थ निकाला कि हर वर्ष मेला लगता है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। अगला समास देखिए, तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरे पद से अर्थ निकलता है। विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और कभी कभी पहला पद नकारात्मक भी होता है। अब देखिए, जैसे रसोई घर, विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच हमने के लिए कारक चिन्ह लगा दिया। भूखमरा, भूख से मरा। राजनीतिज्ञ, राजनीति का ज्ञाता। अधीर, नाधीर, यानी ये नकारात्मक है। तो इस तरह से ये पद हुआ तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। ये तो बहुत सरल है, इसमें दोनों पद समान होते हैं या दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर और लग जाता है। दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे अन्न जल, वेद पुराण, हाथ मुंह, देवासुर। अब देखिए देवासुर में योजक चिन्ह नहीं था, लेकिन विग्रह करने पर देव और असुर बन जाएगा। चौथा समास देखिए, द्विगु समास। पहला पद इसमें संख्यावाची होता है। विग्रह करने पर समूह या समाहार का प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण देखिए, जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार, जहाँ चारों राहें मिलती हैं। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, द्विगु समास। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। उपमान पद पहले हो तो विग्रह करने पर समान लगाते हैं, उपमान बाद में हो तो विग्रह करने पर रूपी लगता है। अब विशेषण विशेष्य का उदाहरण देखिए, पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर की विशेषता बताई जा रही है वस्त्र की, कि कैसा वस्त्र, पीला वस्त्र। तो ये हो गया कर्मधारय समास। चंद्रमुख, अगर चंद्रमा के समान मुख लगेगा क्योंकि उपमान पहले है, लेकिन चरण कमल में कमल उपमान है और वो बाद में है, इसलिए हमने रूपी लगा दिया। आगे देखिए बहुव्रीहि समास। इनमें से कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं और संपूर्ण सब शब्द या पद संज्ञा का कार्य करता है। जैसे दशानन, दश हैं मुख, पहला पद दश, दूसरा पद मुख है जिसके, तो जिसके जो है वो अन्य पद है, और दशानन कहते हैं रावण को। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। और एक अन्य उदाहरण देखिए, अंशु माली। अंशु मतलब किरणें, माला मतलब माली मतलब मालाएं।
तो पहला पद और दूसरे पद के बाद एक तीसरा भी है। अंशु मालाएं हैं जिसकी, यानी सूर्य, ये हो गया बहुव्रीहि समास। गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने, पहला पद गिरि, दूसरा पद धारण और जिसने अन्य पद। याद रखिए कि दशानन में अगर विग्रह किया गया हो 10 आननों का समूह तो ये द्विगु समास बन जाएगा। हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। मैंने आपसे कहा बहुव्रीहि में संपूर्ण पद संज्ञा बन जाता है। दशानन ने अपनी तलवार से कई देवताओं के सर उड़ा दिए, तो यहाँ दशानन हमने रावण की जगह प्रयोग किया है ना, तो ये संज्ञा हो गया। इसी तरह गिरिधर, गिरिधर की पूजा मैं रोज करती हूँ, तो यहाँ गिरिधर संज्ञा रूप में प्रयोग है। अंशुमाली, अंशुमाली के आते ही दिन का आरंभ हो जाता है। तो मैंने आपको ये प्रयोग करके सरल वाक्यों में इसलिए बताया कि आपको पता लगे संज्ञा बन जाते हैं। अव्यय में क्रिया विशेषण बन जाता है और बहुव्रीहि में संज्ञा बन जाता है। अगर आप ये छोटी छोटी बातें याद रखें तो आपको समास छांटने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आशा है मेरे सरल रूप से समझाने पर आपको समास समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।